नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी जुलाई 2018 के पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना है और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले उसके 4-5 सालों के पेपर जरूर देखें। उससे एक आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आज हम ये प्रश्न पत्र हल करेंगे, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसने तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, स्थापित नहीं हो सका है, उसे आगे बढ़ने से अधिकार नहीं है, वो आगे बढ़ने का पात्र नहीं है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा डायरेक्ट तो किसी ने नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा है। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। किन्होंने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि योग्यतम की उत्तरजीविता है। तो इनको कहते हैं सामाजिक योग्यतम की उत्तरजीविता। सामाजिक रूप से जो योग्य है वही आगे बढ़ने का पात्र है। जो स्थापित नहीं हो सकता, अपने आप को अनुकूलन नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ने का पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है कि किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो ये किसका है मानना, किस परिप्रेक्ष्य का मानना है? तो ये है आदान प्रदान परिप्रेक्ष्य। किसका? आदान प्रदान परिप्रेक्ष्य का मानना है कि अधिकतर जो मानवीय क्रियाएं हैं वो परितोषण यानी आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? तो ये समुदाय की विशिष्टता यहां पूछी गई है कि इसका एक विशिष्ट स्थान होता है, उसका ऐतिहासिक विरासत होती है, उसकी सामान्य कुछ साझा विशेषताएं होती है और कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड होते हैं। तो इनमें से कौन सी विशिष्टता नहीं है? ये डी नहीं है। डी नहीं है क्योंकि एक ही स्थान पे होता है। समुदाय क्या है? एक स्थान पे रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित भूभाग होता है और हम की भावना है। तो वहां छोटे छोटे खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आगे है प्रश्न नंबर 4, अभिगम और सहभाजित यानी साझा वे सांस्कृतिक उत्पाद हैं जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं। यानी सांस्कृतिक उत्पाद जो समाज में किए गए व्यवहार को उचित या औचित्यपूर्ण ठहराते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको मूल्य कहते हैं। क्या कहेंगे? उनको मूल्य कहा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 5, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अधिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह, व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की जो सामाजिक परिवेश है या विचारधारा है जो स्वयं को श्रेष्ठ मानती है, उसको कहते हैं नर जाति केंद्रवाद यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना। और इसके विपरीत क्या हो जाएगी? अगर पूछ लिया जाए कि नर जाति केंद्रवाद का विलोम शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा? संस्कृति सापेक्षवाद। क्या हो जाएगा? सापेक्षवाद। यानी प्रत्येक संस्कृति है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है, उसकी किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है? स्व केंद्रितवाद क्या होता है? अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानना, और जब दूसरे की तुलना में खुद को श्रेष्ठ मानते हैं तो वो नर जाति केंद्रवाद हो जाता है। राष्ट्रीयता नागरिकता से संबंधित है। आगे है कि विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे, तो उसको क्या कहते हैं? तो विश्वास एवं मूल्य यानी संस्कृति, जो समाज की मुख्य संस्कृति, प्रभावी संस्कृति से तात्पर्य है कि मुख्य जो संस्कृति होती है उसको अस्वीकृत करके एक नई वैकल्पिक मूल्य व्यवस्था स्थापित करना, संस्कृति स्थापित करना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रति संस्कृति। क्या कहते हैं? प्रति संस्कृति। एक जैसी ये संस्कृति है
भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, जैसे कि बंगाली संस्कृति है, राजस्थानी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, तो ये अलग अलग है। इनको क्या कहेंगे? इनको उपसंस्कृति कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? उपसंस्कृति कहेंगे। जड़ संस्कृति से तात्पर्य है कि जिनमें परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर कोई उपसंस्कृति यानी ये कोई एक संस्कृति है, वो प्रभावी यानी मुख्य संस्कृति का विरोध करती है और वैकल्पिक व्यवस्था देती है, तो उसे प्रति संस्कृति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, एक प्रधानाचार्य या उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? ये प्रश्न वैसे गलत बनाया है इन्होंने, क्योंकि अगर कोई उप प्राचार्य है, अगर वो सरकारी स्कूल का है तो फिर वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है, वो नहीं बन सकता। अगर निजी विद्यालय का है तो फिर बन सकता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बहुल परिस्थितियां। क्या कहते हैं? बहुल परिस्थितियां। परिस्थिति तो सामान्य हो गई, यानी एक व्यक्ति जो पद धारण करता है उस पद को स्थिति कहते हैं, परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति समुच्चय, रोल सेट कहते हैं कि एक व्यक्ति जो परिस्थितियों का सेट बनाता है उसको परिस्थिति समुच्चय कह देते हैं, यानी वो एक ही संबंधित होता है, एक ही उसका केंद्र बिंदु होता है। जब अलग अलग केंद्र बिंदु होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? बहुल परिस्थिति कहते हैं। आगे है भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? आर.के. मर्टन ने किया है। किन्होंने किया? आर.के. मर्टन ने भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन। आगे है किसने माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचनाओं के माध्यम से बनती है? किसने कहा कि जो सामाजिक संरचना है वो भूमिकाओं की आंतरिक संरचना से बनती है? तो इस प्रकार की बातें हैं जो आंतरिक संरचना भूमिकाओं की विशेष बात की है। सामाजिक संरचना को अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, लेकिन दो लोग ऐसे हैं, एक नाडेल है और एक ब्राउन है, जो सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। और नाडेल ने इसे सामाजिक संरचना के तौर पे उन्होंने भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से मानना बताया है कि संरचना है वो आंतरिक संरचनाओं से बनती है। आगे है प्रश्न नंबर 10, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण की भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है? भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण की भूमिका विन्यास, तो इसे में है आर.के. मर्टन। सही आंसर क्या होगा? आर.के. मर्टन। समूहों के एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिक के रूप में वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? तो ये आकार के आधार पे समूहों का वर्गीकरण किसने किया? किसने किया? जी सिमेल ने किया, जॉर्ज सिमेल ने किया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें आपको यह बताना है कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह दिए, मीड ने जनरलाइज्ड इंपॉर्टेंट्स अदर महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा दी, गिडिंस ने समस्तरीय और विषम स्तरीय समूह की बात की, तो गिडिंस ने ये समस्तरीय और विषम स्तरीय समूह की बात है वो नहीं की। ये शायद जॉनसन ने की, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी हो सकता है मैं गलत हूं। कुल्ले ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह की दी, तो इसका क्या हो जाएगा? गिडिंस ने है वो सुमेलित नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 13, किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सर्जित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किसने किया? जी सुमोलर ने किया। किसने किया? जी सुमोलर ने। तो ये वर्ग का वर्गीकरण है, उसका नया वर्गीकरण है सुमोलर। कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आगे है
अप्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ऐसा है, वो संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। अब एक बात होती है, जब हम ये प्रश्न देख रहे होते हैं पुराने पेपर से, तब लगता है कि पेपर बहुत ही आसान आता है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो लगता है कि ये सबसे मुश्किल पेपर है। तो ये कुछ तो फर्क रहता है, जैसे 2018 का है, अभी 2023 में थोड़ा सा जो पैटर्न है वो ऐसा हो गया, लेकिन इन चीज़ों को हम बार बार पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें आसान लगने लगती है। अब कुछ पूछ भी लेते हैं कि सर क्या आप कैसे तैयारी करें, बहुत मुश्किल काम है। तो इस दुनिया में मुश्किल और आसान कुछ भी नहीं होता है, ये अपने में डिपेंड करता है। जब हम शुरू के अंदर साइकिल चलाना शुरू करते हैं, अभी नई पीढ़ी तो क्या है कि वो बचपन से ही साइकिल चलाना शुरू कर देती है, लेकिन जो थोड़ी सी पुरानी पीढ़ी है वो क्या है कि 7वीं 8वीं क्लास में साइकिल चलाना सीखती है, तो पहले कैंची चलाना सीखती है, फिर वो सीट पे बैठती है। तो जो स्टार्टिंग में उसको लगता है कि पेडल पे ध्यान दूं या आगे स्टेयरिंग पे ध्यान दें, किस पर ध्यान दें, और बहुत मुश्किल लगता है। गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी साइकिल सीख ही नहीं पाते हैं। और बाद में वही हम फोन भी देख लेते हैं, ईयरफोन से गाने सुन रहे होते हैं, फिर भी साइकिल चला रहे होते हैं, यानी साइकिल चलाना बहुत आसान हो जाता है। तो कोई भी पेपर हो तो अगर हम उसकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टार्टिंग के अंदर, हमें मुश्किल ही लगेगा। प्रश्न नंबर 15 है, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? तो ध्यान से सुनना, सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण यानी राज्य कब उत्पन्न होता है? जब सामाजिक वर्गों में विभेदीकरण बढ़ता है, एक शासक वर्ग हो जाता है और एक शोषित वर्ग हो जाता है। तो जब शासक वर्ग है उसके कारण राज्य का आविर्भाव होता है। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। प्रश्न नंबर 16, एक तथ्य जो अन्य किसी से परे दिखता है यानी अलग दिखता है, वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिक बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? पति पत्नी और अपरिपक्व अविवाहित बच्चे। तो यहाँ पे एकांकी परिवार की बात की जा रही है। किसकी परिवार की बात की जा रही है? एकांकी परिवार की बात है वो की जा रही है। और ये परिभाषा है वो किसने दी है? R.H. लोवी ने दी। किसने दी? R.H. लोवी ने। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? प्रसंस्कृति ग्रहण, समंजन संस्कृति ग्रहण, लामबंदी। तो कौन सी मानी जाती है? क्या है? समाजीकरण के माध्यम से क्या होता है? समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति है वो समाज की संस्कृति को सीखता है, रीति रिवाजों परंपराओं को सीखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति ग्रहण। जो एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी वो क्या थी? संस्कृतिकरण थी। वो क्या थी? करण थी। ये संस्कृति यानी अपनी संस्कृति को ग्रहण करना क्या कहलाता है? संस्कृति ग्रहण कहलाता है। और समाजीकरण में यही होता है। प्रश्न नंबर 18 है कि बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ यह वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ध्यान से सुनना, बाल्यावस्था पे ध्यान केंद्रित करने के साथ। तो बाल्यावस्था में ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे वयस्क प्राणी बनना है। तो यानी क्या हो जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्य वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सवादी सिद्धांत दिया था, साम्यवादी सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने दो प्रकार के वर्गों की बात की, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग और एक बुर्जुआ वर्ग। तो दो ही वर्गों की बात की थी। लेकिन बाद में डेरेनडोर्फ ने क्या कहा कि बीच में एक मध्य वर्ग और होता है। क्या होता है? मध्य वर्ग और होता है। तो यह अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट डेरेनडोर्फ ने दी। किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों, सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? तो ये किसकी है? वर्गीकरण किसका है? सामाजिक गतिशीलता का। तो सामाजिक गतिशीलता पे ज्यादातर जो कार्य है वो किसका है? P.S. शेरोकिन का है। उन्होंने
अधोगामी और अधोमुखी एक चर्चा इन्होंने की थी। आरोहण का मतलब ऊपर की तरफ और अधोगमन का मतलब नीचे की तरफ। जब व्यक्ति है एक स्तर से दूसरे स्तर पे उच्चता की ओर बढ़ता है तो वो आरोहण हो जाता है, और वो वापस अगर नीचे की तरफ आ जाता है, उच्च वर्ग से मध्यम वर्ग में आ जाता है, तो वो अधोगमन हो जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 21। एक्स वैसे कोई एक नाम है, एक कार्यालय में लिपिक है, उसके पिता पुलिस निरीक्षक थे और उसके दादा न्यायाधीश थे। तो ये क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे आते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, नीचे आते जा रहे हैं। तो ये विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता है। क्या है, अधोमुखी गतिशीलता है। तो अधोमुखी का प्रयोग है वो केवल एक ही जगह प्रयोग हुआ है। यहां पे सही ऑप्शन क्या होता, ज्यादा उपयुक्त क्या रहता, अंतरपीढ़ी गतिशीलता। क्या होता, अंतरपीढ़ी अधोमुखी गतिशीलता। निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संरचनात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? तो किसने किया है, ये लेनिन्स्की ने किया। किसने किया, जी लेनिन्स्की ने किया है। ये नए थिंकर्स हैं अपने लिए, क्योंकि ज्यादातर हम जब प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, किसकी करते हैं, विल्फ्रेड मूर और डेविस की बात करते हैं। किनकी करते हैं, मूर और डेविस की। आगे है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किसका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रेषणात्मक के बीच आगा पीछा करता है? तो ये किसका मानना है, वही सामाजिक परिवर्तन पे विशेष तौर से किसने लिखा, शेरोकी ने लिखा था। किसने लिखा था, शेरोकी ने लिखा था कि संस्कृति है दो प्रकारों अनुभविक और संप्रेषणात्मक के पीछे आगा पीछा करते हैं, जो इनका चक्रीय सिद्धांत भी बोल देते हैं, पेंडुलम का सिद्धांत भी बोल लेते हैं। दोनों के बीच में ये झूलती रहती है संस्कृति, और इसी से सामाजिक परिवर्तन होता है। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ हमें मिलान करना है। तो हमें इनका मिलान करना है कि सोशल स्ट्रक्चर है वो पुस्तक किन की है। तो सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किन की है, लेवी स्ट्रास की है। किन की है, लेवी स्ट्रास की है। आगे है द थ्योरी, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहां, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये सॉरी हम बाद में इसको करवाएंगे, इसका है वो सही नहीं हो रखा है, आगे पीछे हो रखे हैं। आगे है किसने अफ्रीकी जनजातियों, दो जनजातियों के नाम है ओक्टा और ओमाहा की नातेदारी की प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? तो किसने किया, रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने किया, रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। अफ्रीकी जनजातियों का अध्ययन उन्होंने विशेष रूप से किया है। आप ये नोट कर ले, अगर आपकी नोट्स के अंदर ये चीजें नोट नहीं है तो आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाइए, और जो चीज नहीं लगती आपको, अगर आपने इनके बारे में पहले नहीं पढ़ा है, तो अपना जहां जनजातियों का टॉपिक है या जहां थिंकर्स का टॉपिक है वहां पे ये चीज नोट कर दें कि चोक्टा और ओमाहा की जो जनजातियां हैं उनका विश्लेषण है वो किसने किया है, वो ब्राउन ने किया है। 26 नंबर प्रश्न मिथक की संरचना के अध्ययन से है, ये भी मिस्टेक है यहां पे। आगे 27वें में मिस्टेक है, ये इसके क्या है कि मैं दो पार्ट्स के अंदर बनाऊंगा ये वीडियो, तो ये 2-3 क्वेश्चन टाइपिंग के अंदर मिस्टेक रही है, तो इनको फिर हम आगे जो पार्ट आएगा उसके अंदर करेंगे। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणालियों के कार्य कारण के लिए अपरिहार्य नहीं हैं? यानी किसने संरचना के अंदर कार्यों को अपरिहार्य नहीं माना? तो किसने नहीं माना, मर्टन ने माना। मर्टन ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत को बहुत कुछ प्रभावित किया है। उन्होंने 11 पैराडाइम दिए थे, उनमें से सामाजिक अपरिहार्यता की बात इन्होंने नहीं की थी, ये मेलोवंस्की के द्वारा की गई थी।
इन्होंने कहा था कि एक अगर प्रकार्य नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन उसके पास रहता है, प्रकार्यात्मक विकल्प रहता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर महिला साड़ी नहीं पहनती है तो उसके पास दूसरे ऑप्शन है, पुरुष के पास भी दूसरा है, वो पजामा कुर्ता पहने, वो पैंट शर्ट पहने या फिर कोट पैंट पहने। तो ये ऑप्शन की बात होती है, कुछ जरूरी नहीं कि अपरिहार्य नहीं है कि वो पजामा कुर्ता ही पहनेगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समुच्चय समाज के लिए महत्व होता है। तो ये उप प्रणालियों की जो बात थी ये किसने की थी, पार्सन्स ने की थी। किन्होंने की थी, पार्सन्स ने की थी। निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकार, ये समाजों के वर्गीकरण से संबंधित है, सरल, यौगिक, 2 गुणे और 3 गुणे यौगिक। तो ये वर्गीकरण है वो किनका है, ये वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर का है। कॉम्टे ने 2 ही बताए थे, कौन कौन से, गतिकी और स्थितिकी। इमाइल दुर्खिम ने सांवेय और यांत्रिक बताए थे, वैसे उन्होंने भी 4 बताए थे। दुर्खिम ने भी कितने, 4 प्रकार के समाजों की चर्चा की है। ये जो संबंधित वीडियोज हैं उनमें मैं चर्चा कर चुका हूं। मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य किसके सर्जक है, तो ये किसको प्रभावित करते हैं, ये जब मैं से मुझे बनता है तब महत्वपूर्ण अन्य की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं को मैं ही रखना है तो इसमें सामान्यीकृत या महत्वपूर्ण अन्य की बात है वो नहीं आती है। आगे है प्रश्न नंबर 32, किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचनात्मक प्रक्रिया वह है संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व नहीं है। व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व नहीं है। तो ये जो संदर्भ की बात है वो वैसे मैक्स वेबर के द्वारा की जाती है। प्रक्रिया जिसमें संदर्भ किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व है। तो ये किसकी है, हर्बर्ट ब्ल्यूमर की है। ये बात है, ये कथन है किनका है, ब्ल्यूमर का है। मैक्स वेबर है वो यहां तक ही सीमित हो जाते हैं, उसके आगे की जो बात है वो ब्ल्यूमर कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकारों से संघर्ष है जो नामित यथार्थ और अयथार्थ के बीच में विभेदित किया। संघर्ष के 2 प्रकार किसने बताए, यथार्थ और अयथार्थवादी। तो किसने बताए थे, ये C.A. कोजर ने बताए थे। किसने बताए थे, C.A. कोजर के द्वारा बताए गए हैं। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, नया कोई टाइपिस्ट देखा था तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ रही है, तो आगे से कोशिश करेंगे कि ये गड़बड़ियाँ ना हो। प्रश्न नंबर 34 है, इस बात पर विचार की संघर्ष एवं मतैक्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने ये अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है। संघर्ष और एकता, मतैक्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों को संभालना काफी मुश्किल है। तो ये किसने कहा था, डेरोनडोरोफ ने कहा था। किसने कहा था, डेरेनडोरोफ ने कहा था। प्रश्न नंबर 35 है, हमें बताना है कि जो चार्ट है सोपान है, शोध परियोजना का संचालन करने के लिए कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है। तो कौन सा क्रम है वो सही व्यवस्थित है, इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, उसके बाद में हम साहित्य का अवलोकन करते हैं, फिर परिकल्पना निर्माण करते हैं 3 नंबर पे, और अंत के अंदर हम उसका निष्कर्ष देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। आगे है प्रश्न नंबर 36, विज्ञानों के अनुक्रम को जो कॉम्टे ने बताया था उसको आपको सही बताना है। तो सबसे पहले कौन सा विज्ञान आया था, गणित आया था। कौन सा आया था, गणित आया था। आगे देखने की अपने को आवश्यकता ही नहीं है। गणित के बाद में कौन सा आया था, 2 नंबर पे गणित नंबर 1। गणित के बाद में खगोल विज्ञान, कौन सा आया था, 2 नंबर पे खगोल विज्ञान आया था। फिर 3 नंबर पे क्या आया था, फिर भौतिक आया, फिर केमिस्ट्री आई, रसायन विज्ञान आया, फिर जीव विज्ञान आया, और फिर समाज विज्ञान आया, और समाज विज्ञान के बाद में नीति विज्ञान आएगा।
आगे है प्रश्न नंबर 37, किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता, यानी मूल्य मुक्त समाज है वो हो ही नहीं सकता। तो ये मूल्य मुक्त की बात है वो वेबर द्वारा की गई है, मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायश्चिकता निर्देशन के रूप में जानी जाती है? तो दी गई संकलता से कंछवस्त्र टिपेट संख्याओं द्वारा चयनित निदर्शन, उन लोगों से चयनित एक निदर्शन जो उपलब्ध है नहीं है। शोध के प्रयोजन पर विचार करेंगे तो ये उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा, यानी देव निदर्शन प्रायिकता यानी सबकी बराबर आने की गुंजाइश रहे, और अगर श्रेणी में विभाजित कर देंगे तो फिर भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन है वो सही होगा, जिनको हम टिपेट संख्या 10,400 के लगभग होती है, तो वो जो होती है उनके जरिए अगर करेंगे तो वो देव निर्देशन कहलाएगा। 39 है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के साथ प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आवश्यकता रहती है? तो किस में रहती है? ये सहभागी अवलोकन के अंदर रहती है कि अत्यधिक सुपरिचितता किससे होता है? ये सहभागी अवलोकन में ही संभव है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को आसान करता है? प्रश्न उठाते हुए बाहरी प्रेक्षित बाहरी रूप से, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य। क्या कहेंगे? व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य कहेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विकृति को संभावना को कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति, अभिलेखों पर आधारित शोध होता है। वो कौन सा होता है? वो विषय वस्तु विश्लेषण होता है। अभिलेख यानी कोई पुरानी डॉक्यूमेंट्री है उनका विश्लेषण करना, तो उसको कहेंगे विषय वस्तु विश्लेषण। प्रश्न नंबर 42 है, किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक विभिन्न, जिसे साहित्यिक लोक गाथा कहा जाता है, विकसित किया? तो किसने किया? ये डोल्बी स्टोहल ने। किसने? डोल्बी स्टोहल ने किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो काफी मुश्किल हो जाता है इनके आंसर देना, और प्रत्येक पेपर में इस प्रकार के 10, 12, 15 क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप के लिए बहुत ही मुश्किल होंगे, लेकिन 80-85% ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं अगर अच्छी तरीके से हमारी तैयारी हो तो। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये तो हमें पता ही है, फ्रेडरिक लेपले को जाता है। प्रश्न नंबर 44, सामाजिक अनुसंधान में वेदता निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वेदता तो किसका सूचक है? जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, यानी सत्य है, असत्य नहीं। एक परीक्षण जिसका मापन करने के लिए अभिप्रेत होता है, जिसका मापन करने के लिए वो निर्धारित है, यानी सही तरीके से सही विधि से मापन करना। तो ए एवं बी दोनों के सही आंसर है। प्रश्न नंबर 45, जब वही परीक्षण दो भिन्न अवसरों पर किन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है, यानी एक है परीक्षण वो दो लोगों के द्वारा किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। भी पहले परीक्षण किया, पहले ने किया फिर दूसरे ने किया, वो पुनर्परीक्षण हो गया, इसको क्या कहते हैं? परीक्षण पुनर्परीक्षण। आगे है प्रश्न नंबर 46, एक केंद्रीय प्रवृत्ति यथा एक्स और एम डी से विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक केंद्रीय प्रवृत्ति जो विचलन के वर्ग बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरण या वेरिएंस कहा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 47, एक पंक्ति व्यू में एक मान
इस पर तरह का है कि आदि मध्य ऊपर और आदि मध्य नीचे है, उस मान को क्या कहा जाता है। यानी कुछ भी ऐसा मानक है जो उस पंक्ति समूह में, जैसे 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग है तो 5 है, तो इसके 4 प्लस ऊपर हो जाएगी, 4 नीचे हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार के मान को है वो माध्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे, माध्यिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप के पहलू निर्दिष्ट है वो नहीं किए हैं। आदर्श प्रारूप की बात की जा रही है तो मानसिक संरचना तो सही है, दोनों में सही है। उसके बाद में एक पक्षीय आगतन द्वारा विचरण, ये भी सही है। ये काफ़ी मुश्किल होते हैं इस प्रकार के, क्योंकि इनकी लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आगे है दृष्टिकोण वास्तविकता में विद्यमानता, ये भी सही है। आनुभविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती, तो विद्वानता तो रही लेती है लेकिन उसमें अनुभविकता तो रहती है। ये क्या कह रहा है, नहीं रहती, तो ये क्या है, सही नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के पहलू निर्दिष्ट नहीं है। तो कौन सा पहलू है वो निर्दिष्ट नहीं है आदर्श प्रारूप के अंदर। तो आनुभविक शोध में सहायक होती है ये कारण की व्याख्या करने में आसानी देता है, इससे हम तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन समस्या समाधान के लिए ये उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 50, यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उनको क्या लाभ होगा। तो यह पद्धति उपयोगी है, यहाँ तक कि गुणवत्तापूर्ण शोध करने में भी सहायक है। आगे है इसका प्रकार्य, इसकी अप्राश्रितताएं और सादृश्यता कारणता स्थापित करने के लिए आनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है। तो मुख्य रूप से ये तुलनात्मक है इसका, तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। तो आदर्श का मतलब ही तुलनात्मक एक विधि है कि ये तो रोल मॉडल हो गया और दूसरे से ये कितनी आगे या कितनी पीछे है। आगे है अल्फ्रेड सूज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है वो क्या है। तो वो आत्मनिष्ठ विषयक जगत है। क्या है, आत्मनिष्ठ विषयक जगत है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धति पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दिन प्रतिदिन के जीवन पे केंद्रित जो विधि है वो कौन सी है, वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सॉरी ये कौन सी है, नर जाति प्रणाली है, जो दिन प्रतिदिन के बीच में करती है। परिघटना शास्त्र है वो दिन प्रतिदिन का ही करता है, लेकिन ये सूक्ष्म अध्ययन और दर्शन शास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है। दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त विधि है वो क्या है, एथनोमेथोडोलॉजी है। तो आज हम इतने ही प्रश्न लेंगे, 2-3 प्रश्न बीच में जो टाइपिंग कारण नहीं लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसका सेकंड पार्ट है वो हम कल हल करेंगे। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।